Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello students, welcome you all to my YouTube channel Himanshu Arya tutorial. Today we will discuss about the cell membrane. ठीक है ना? तो देखोगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना। इस टॉपिक में हो सके तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा मैं इसे, ठीक है, कोई लोड नहीं है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लगभग, ठीक है ना, इसे समझेंगे। इसके बाद जो समझने का पोर्शन आएगा वो इसके बाद आएगा, और वो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत टाइप के मॉडल्स दिए गए हैं, इन सब मॉडल्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो फिर हम देखेंगे मूवमेंट, देखेंगे मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे हम एक एक करके बारीकी से देखेंगे, इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़ा तो मैं इसे 2 वीडियो में स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसे बिल्कुल एक एक करके समझना है। पहला जो टॉपिक है वो तो थोड़ा सा नॉर्मल है, बाकी के जो 2 टॉपिक है ना ये बिल्कुल समझने वाला है। अगर यहाँ से आपका ध्यान हटा तो फिर क्वेश्चंस आएंगे इधर ऑस्मोसिस वगैरह पे, फिर वो सब आप कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से देगा कि एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है मान लो, उसे इस टाइप के सॉल्यूशन में डाल देंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नए नए टर्म्स भी मिलेंगे, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। 1 मिनट डस्टर सिट। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, पहले पहले पोर्शन को हम देख रहे हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन देखेंगे। इसमें बेसिकली देखोगे ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोल रहे हैं, आपको पता है। दिस इज द आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री किस केस में है? तो एनिमल सेल के केस में है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल में आपको याद होगा आउटर बाउंड्री इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल वहाँ पे आउटर बाउंड्री है, तो ये सेकेंड आउटर बाउंड्री हो गया आपका क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो भी हो, से प्लांट के केस में सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आता है, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ध्यान से देखोगे, इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ एनिमल सेल आल्सो फाउंड इन प्लांट सेल। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या है? सेल वॉल के बाद है। क्लियर है ना? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेशनशिप ऑफ सेल। ये देखो ध्यान से समझना इस लाइन को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेशनशिप ऑफ सेल विद द आउटसाइड वर्ल्ड एट इट सेपरेट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। देखो साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। समझोगे, सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ना वो सब तो साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं बेसिकली। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म को ये क्या कर रहा है? आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहा है। क्लियर है ना? जैसे देखो ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सब कुछ तो है, ठीक है ना। यानी प्रोटोप्लाज्म सिंपली बोल दो। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को यहाँ हटाओ, अंदर जो कुछ भी बचा प्रोटोप्लाज्म है। इसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है ना। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया एक तरह से लाइफ, इस सेल का लाइफ है ये। तो देखो अब बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट कर रहा है, लेकिन क्या बाहर के इन्वायरमेंट से बिना हेल्प लिए ये सेल का सारा फंक्शन चल पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को अंदर आना है और बहुत सारे चीज़ों को बाहर जाना है, तभी तो ये इंटरेक्शंस कर पाएगा। तो इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करवाने वाला कौन है? यही ना है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन ही तो इस रिलेशन को स्टैब्लिश करवाएगा, यानी सेल के आउटसाइड वर्ल्ड और सेल के इनसाइड वर्ल्ड को क्या करेगा? कनेक्ट करने का काम करेगा, या यूं कहो सेपरेट करने का काम करेगा। यहाँ पे दोनों सेम ही चीज है एक जगह से, एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये समझ गए होगे आप लोग। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट यहाँ पे स्टार मार्क किया है। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल। अब देख लो सेलेक्टिवली परमेबल होता क्या है, इसे समझोगे थोड़ा सा। देखो डस्टर ही नहीं मिल रहा है, चलो कोई नहीं, हाथ से काम चलाएंगे। देखोगे तो सेलेक्टिवली परमेबल मैं बताऊं उससे पहले एक चीज समझ लोगे, परमेबिलिटी क्या होता है। देखो परमेबिलिटी समझोगे, परमेबिलिटी का मतलब द एबिलिटी
द एबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन टू पास थ्रू देम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर है ना? ये किसी मेम्ब्रेन की एबिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को पास करने दे रहा है, नहीं दे रहा है, किस तरीके से पास करने दे रहा है। क्लियर है ना? ये हो गई परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी के आधार पे ना हम मेम्ब्रेन को चार कैटेगरीज में बांटते हैं। परमेबिलिटी के आधार पे मेम्ब्रेन को चार कैटेगरीज में बांटते हैं, उन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे बस बेसिक पहले डिफिनेशंस लिखेंगे हम, ध्यान से देखोगे, डेफिनेशन जल्दी से लिख लोगे। द एबिलिटी ऑफ membrane to pass different substances across them। उसके क्रॉस से डिफरेंट सब्सटेंस का जो पासिंग है ना, इसकी जो एबिलिटी है उस मेम्ब्रेन की, इसी को क्या बोल रहे हैं? परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी के आधार पे मेम्ब्रेन हो गए चार तरीके से, यानी आगे हेडिंग बनाओगे on the basis of permeability, membranes are classified into four categories। देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब इट अलाउ ऑल द सब्सटेंस, है ना, सीधा सा लिखेंगे, अलाउ all the substance to pass through them। क्लियर है ना? ये सारे सब्सटेंस को ही अलाउ कर रहा है, किसी को भी रोक नहीं रहा है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? दूसरा जो होता है हमारा वो होता है इम्परमिएबल। तो इम्परमिएबल का मतलब ये किसी को भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना? तो सिंपली डू नॉट अलाउ। डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंसेस, या सिंपली लिखो डू नॉट अलाउ सब्सटेंसेस टू पास थ्रू देम। क्लियर है ना? ये किसी भी सब्सटेंस को पास करने नहीं देगा। यहां देखो तीसरा आता है हमारा। तीसरा क्या आता है, ध्यान से देखोगे, ये आप लिख चुके होगे ना। तीसरा जो है हमारा वो है परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल। अब देखो यहीं पे मेन कंफ्यूजन होता है बच्चों को सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल में। बहुत सारे बुक में भी ना दोनों को एक ही समझा दिया जाता है, बस थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखने की कोशिश करोगे। सेमी परमेबल देखो ऐसे याद रखोगे, सेमी का मतलब हाफ होता है, आपने याद किया होगा सर्कल होता है ना, इसको हाफ कर दो तो सेमी सर्कल कहलाता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सेमी का मतलब बस हाफ याद रखना, उसे सर्कल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो यहाँ क्या याद रखोगे, जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। क्या क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, ये क्या करेगा, अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू देम, है ना? तो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। सॉल्वेंट आपको पता होगा ना, बेसिकली वाटर होते हैं। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस विद इन इट। क्लियर है ना? तो इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखो द फोर्थ वन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो इतने देर बाद आया हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमेबल आप समझ चुके होंगे। यहां भी क्या होगा कि सॉल्वेंट को अलाउ तो करेगा, ध्यान से देखना, अलाउ सॉल्वेंट एंड, यहां याद रखने वाली बात है, सम सिलेक्टेड
सॉल्यूट्स टू पास थ्रू देम। इसे लिख लोगे इन चारों को, ध्यान से देखोगे क्या बोला मैंने, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट अलाउ कर रहा है, यहाँ सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स भी अलाउ किए जा रहे हैं पास करने के लिए, है ना। सो दिस इज व्हाट सेलेक्टिवली परमेबल। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, तो सेलेक्टिवली परमेबल है, जरूर याद रखोगे। और इन चारों को ही याद रखोगे आप। परमेबल चले जाओ, है ना, इम्परमेबल नो एंट्री, सेमी परमेबल सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री, और सेलेक्टिवली परमेबल मीन सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स की भी एंट्री होगी। क्लियर है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। देखना ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम ना तभी पढ़ पाए सही तरीके से उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर तब जब हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं किस चीज को, आप समझने की कोशिश करो। ये बस एक लाइन जो दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन को बस इसका भी एक छोटा सा पार्ट आप निकालो, बस इसे पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। या यूं कहो कि पूरे मेम्ब्रेन को ही पढ़ने जा रहा है, तो थोड़ा सा ही देखेंगे ना हम लोग बेसिकली। तो इसका जूमिंग पावर, मतलब हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप होना चाहिए जो इतना ज्यादा जूमिंग करे कि इस पार्टिकुलर जो एरिया है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इसे हमें बिल्कुल सही तरीके से और डिटेल्ड तरीके से दिखा सके। तभी ना हम उसके अंदर की चीजों को देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किस किस चीज से बना है, कैसे है, इन सब चीजों को। तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो शायद नॉलन रस्का ने इन्वेंट किया था। क्लियर है ना। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद ही हम पढ़ पाए एक्चुअली इस सेल मेम्ब्रेन को। और अब हम जो अगले पोर्शन में देखेंगे ना, वो यही देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट करोगे। तो देखोगे बच्चों, यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किन किन चीज़ों का कंपोज होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने कंपोजिशन ऑफ सेल देखा था, अब हम पहुंच चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के पास। तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना बेसिकली वो इन 3 सब्सटेंस से बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, शायद आपको फॉस्फोलिपिड थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। तो चलो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसे फैट समझ लो आप। क्लियर है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब पढ़ते हैं ना नॉर्मली, ठीक है। तो जब आगे की क्लास में जाओगे आप 11th में, तो वहाँ एक चैप्टर मिलेगा बायोमोलिकुल्स करके, और वहाँ ना फिर इन चीज़ों का भी ना टाइप्स हो जाते हैं ढेर सारे, ठीक है ना। तो वैसे ही बस समझ लो फॉस्फोलिपिड एक फैट का टाइप है। क्लियर है ना। तो वैसे ही प्रोटीन के भी फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारा सैकराइड्स ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बाद में पढ़ोगे, अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना है उसके लिए। अब देखोगे ध्यान से, हम देखने वाले हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट मीन्स फिर से समझ लो आप, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो हम देखो क्या किए, इस छोटे से पार्ट पे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया है, और बस इस छोटे से पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसी को हम मैग्नीफाई करके पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके का दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि जब हम इसे पढ़ लेना, देखो इसे पढ़ने से फायदा क्या होगा, इसे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ना कि ये किस तरीके से चीजों का ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी चीजों को कैसे आने देगा, कैसे जाने देगा, कहाँ पे किस सब्सटेंस के आने जाने के लिए गेट बने होंगे, चैनल बने होंगे, नहीं होंगे, कौन आ पाएगा, कौन नहीं आ पाएगा, इन सभी चीजों को यही समझा पाएगा हमें। यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और मैंने पहले ही बोल दिया है ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखोगे और आराम से देखोगे, देखो ना ध्यान से। तो देखो, हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रक्चर का मतलब ये 3 चीज का बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये 3 चीज जो है, ये 3 सब्सटेंस, ये किस तरीके से अरेंज्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये 3 सब्सटेंस किस तरीके से अरेंज्ड है, यही तो उसका एक मॉडल देगा। क्लियर है ना। दिस विल फॉर्म ए मॉडल फॉर द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 सब्सटेंसेस। क्लियर है, यही फॉर्म करेगा। तो देखना ध्यान से कि वेरियस मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो यही मॉडल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 2 नाम लिखा है, बिल्कुल नहीं पूछेगा तुमसे, है ना, लेकिन याद रखोगे, और समझ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा, और सैंडविच मॉडल दिया गया था डेवसन एंड डेनली के द्वारा। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसे मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा यहाँ पे, ये दोनों आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। हाँ, इतना जरूर याद रखना कि ये दोनों जो मॉडल है ना, ये एक्चुअली फेल्ड हो गए, बाद में जाके थोड़े समय के लिए यूज हुआ, फिर ये जाके फेल्ड हो गया, क्योंकि ये सही तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को
डिफाइन नहीं कर रहा था सही तरीके से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ये नहीं समझा पा रहा था। क्लियर है ना। तो फाइनली एक मॉडल आया जो कि एक डेवलप्ड मॉडल था, एक इम्प्रूव्ड मॉडल था, और वो दिया था डैप्सन एंड सिंगर एंड निकोलसन ने। डैप्सन डैन लीडर है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, an improved model was an improved model regarding the structure of plasma membrane. A structure of plasma membrane means क्या, arrangement of these substance, किस तरीके से अरेंज है, was given by Singer and Nicholson 1972, also known as fluid mosaic model. अब बेसिकली इस सेक्शन में हमें ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ चीजों को एक एक करके समझोगे, ठीक है ना। यहाँ पे अभी तक कुछ लिखना नहीं है, मैं जब बोलूंगा तो आप लिख लेना। यहाँ पे अभी बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बस ध्यान दोगे जो भी मैं बोलूं उस पे। क्लियर है। यहाँ पे मैं मॉडल बनाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फॉस्फोलिपिड किस तरीके से अरेंज होते हैं ये सब देखने वाले हैं हम। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखोगे। देखो हमारे पास है तीन चीज। क्लियर है। तीन चीज क्या है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड का कुछ स्ट्रक्चर ना इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या है समझ लेना, पहले एक एक करके मैं समझा रहा हूं। यहां देखो जो फॉस्फोलिपिड है ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट। ये हेड है, ये टेल है। क्लियर है ना। हेड जो है ना ये है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये है वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, यानी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द नेक्स्ट इज टेल पार्ट, और ये है तुम्हारा हाइड्रोफोबिक। देखो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फोबिया वर्ड आपने पढ़ा होगा। फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, फियर फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है ना। तो वहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया है ना, ऐसे करके बहुत सारे फोबियाज होते हैं। तो अब फोबिया समझ लेना, डर लग रहा है तो उसको कभी अट्रैक्ट करेगा क्या, जिस चीज से हमें डर लग रहा है। जिस हमें भूत से डर लगा, हम भूत की तरफ जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। सो दिस इज फोबिया। तो ऐसे याद रखना, ये क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा। इसे आप जरूर याद रखोगे, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट फॉस्फोलिपिड। अब देखो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता क्या है, ध्यान से सुनना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो दो लेयर में अरेंज्ड होते हैं। कितने लेयर में, दो लेयर में। फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। कितने लेयर में अरेंज होते हैं, बाई लेयर। मैं इन सभी चीजों को बाद में लिख दूंगा, है ना, आप वहां से बस उतार लेना। अभी बस आप समझो, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर समझते नहीं हो तो फिर यहाँ से ये पार हो जाएगा, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो दो लेयर में अरेंज होता है। अब दो लेयर में कैसे अरेंज होता है, तो ध्यान से देखोगे। पहला लेयर इस तरीके से है तो दूसरा लेयर इस तरीके से है, यानी देख लो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड होते हैं। इतना समझ गए होगे आप। अब देखो फॉस्फोलिपिड का यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। द नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होते हैं ना यहाँ पे प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज, यानी अब हम देख रहे हैं प्रोटीन को। देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन में पहला हो गया हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किस तरीके से अरेंज होंगे इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, उसे देखने वाले हैं हम लोग। तो देखना ध्यान से, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, देखो ऐसे याद रखो, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है ना वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में इस तरीके से इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड मीन्स धसा हुआ होना, क्लियर है ना, बीच में इम्बेडेड होगा। या तो पूरा ही इम्बेडेड होगा या कहीं कहीं पार्शियल भी इम्बेडेड हो सकता है, जरूरी नहीं है। क्लियर है ना, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो देख लो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है
वो पूरा भी इम्बेडेड हो सकता है या पार्शियल भी इम्बेडेड हो सकता है। वैसे ही और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरा का पूरा ही सेल के अंदर होगा ना, मतलब पूरा ही सेल में होगा। जैसे ये देखो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैंने बस मान लो इतने छोटे से पार्ट को बनाया है यहाँ तक। वैसे अगर मैं पूरे पार्ट को बनाऊं तो आप इसे इस तरीके से इमेजिन करना, ऐसे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ इमेजिन करो ऐसे चारों तरफ, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये या तो पार्शियली इम्बेडेड हो सकता है या तो कंप्लीटली इम्बेडेड हो सकता है। दिस इज इंट्रिंजिक प्रोटीन। ये क्या है? इंट्रिंजिक प्रोटीन है। ये क्या हो गया? इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक प्रोटीन। अब उसी तरीके से देखो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन जो होंगे ना, वो फॉस्फोलिपिड के हेड पे प्रेजेंट होंगे। यानी इस साइड ना, इस साइड कुछ एक्सट्रिंजिक प्रोटीन होंगे, वैसे ही इधर भी इस साइड भी क्या होंगे? कुछ एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स होंगे। अरे समझ में? ये क्या हो गया? तो ये हो गया तुम्हारे एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, दिख रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये क्या है? एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। फिर से देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड दो लेयर में अरेंज्ड है, बाई लेयर में। अरेंजमेंट समझ लो, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा करके दे देगा, है ना। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक अरेंजमेंट इस तरीके से मान लो दे दिया, पहला अरेंजमेंट ऐसे दे दिया, ऐसे करके ढेर सारा, है ना, ऐसे ऐसे करके। दूसरा अरेंजमेंट मान लो ऊपर की ओर दे दिया, है ना। तीसरा दोनों बाहर की ओर दे दिया, चौथा में जाके सही वाला दिया। तो वो आप समझ सकते हो, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रोटीन का देखें हम, तो प्रोटीन क्या कर रहा है? एक तो कंप्लीटली इम्बेडेड है या पार्शली इम्बेडेड है, जिसको इंट्रिंजिक बोल रहे हैं, अंदर की ओर है। और बाहर में जो भी प्रेजेंट है हेड पे, फॉस्फोलिपिड के हेड पे, क्लियर है ना। तो वो क्या है? एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। कार्बोहाइड्रेट बस क्या है ना, कि साइड में बस थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर्स के फॉर्म में, यानी ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखो एक एक करके फंक्शन देखते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फंक्शन होता है चीजों को आइडेंटिफाई करना। यानी जो हम हमारे सेल में होता है ना कि हाँ ये सेल्फ सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है, फॉरेन पार्टिकल है। तो इन सब चीजों को बेसिकली आइडेंटिफाई करने वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है ना कार्बोहाइड्रेट, उसी का मेन काम होता है चीजों को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करना। द नेक्स्ट इज, देखते हैं हम हम क्या देखने वाले हैं? ये फॉस्फोलिपिड देख रहे हैं एक एक करके। तो फॉस्फोलिपिड में देखो यहाँ क्या होगा ना कि चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा इसके थ्रू, जो भी यहाँ गैप बचे या जो कुछ भी है इसके थ्रू भी, है ना, इस मेम्ब्रेन के थ्रू भी क्या होगा, यानी इस हेड के थ्रू जो भी है चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट तो सही तरीके से हो जाता है, लेकिन वाटर के ट्रांसपोर्ट में ना प्रॉब्लम आ जाता है। ध्यान से समझना, मैं सिर्फ फॉस्फोलिपिड की बात कर रहा हूँ। फॉस्फोलिपिड में क्या हो रहा है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे प्रॉब्लम आ रहा है? देखो अभी आप इमेजिन मत करना प्रोटीन को, यहां से प्रोटीन को समझ लो गायब हो चुका है, सिर्फ फॉस्फोलिपिड आपको दिखना चाहिए। तो फॉस्फोलिपिड में क्या है? चीजों का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। यानी ये देखो, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर वाला पार्ट है इधर, और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है। तो कोई सब्सटेंस आ रहा है आराम से अंदर की ओर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वाटर आया ना तो प्रॉब्लम हो गया। देखो कैसे, ये हेड जो है ना, हेड है हाइड्रोफिलिक। हेड ने बोला ना कि ठीक है वाटर आ जाओ, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा, है ना। इसने वाटर को अट्रैक्ट किया, बड़े ही प्यार से बुलाया उसको कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता दिखा दूंगा, तुम्हें अंदर जाने दूंगा। और वाटर आपको याद होना चाहिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, क्रूशियल सब्सटेंस है रिएक्शंस को होने के लिए, क्योंकि एक मीडियम प्रोवाइड करता है सही तरीके से रिएक्शंस हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो देखो किया क्या, हेड ने बुलाया वाटर को, ठीक है ना, लेकिन हेड ने बुला तो लिया। अब इधर देखो टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, अंदर तो जाना ही नहीं है तुम्हें, अंदर हम जाने ही नहीं देंगे। इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो बुलाया एक ने, और इधर से रिपेल करेगा दो दो। आ समझ में? यानी किसी ने बड़े ही प्यार से बुलाया और इधर अंदर में दो गार्ड यहाँ रखे हुए हैं उसे रिपेल करने के लिए। अब तुम बताओ कि वो अंदर आएगा कि और बाहर जाएगा? जितने प्यार से अंदर आया ना, उतने ही प्यार से वो बाहर भी चला जाएगा बेचारा। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो गया सेल के अंदर। अब यहाँ पे ये मुश्किल तो बहुत बड़ा हो गया ना, क्योंकि वाटर जब अंदर नहीं जा पाएगा तो कोई रिएक्शन सही तरीके से चलेगा ही नहीं।
तो वाटर को स्पेशली जाने के लिए देखो हमारे पास ये आया एक स्पेशल प्रोटीन जिसको हम बोल रहे थे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये देखो करता क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एक अलग से चैनल बना दिया, एक अलग से चैनल बना दिया वाटर के मूवमेंट के लिए, इसीलिए हम इसे दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। आ रहा है समझ में? तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को ही हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन फिर देखो क्या करेगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी ना बहुत सारे चीजों का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। देखो कैसे, जो यहाँ से हो रहा है तो वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं हो रहा है उसका देखो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, यहाँ पे आप एक चीज और याद रखोगे कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये हेड से ऐसे जो बाइंडेड है ना, ये लूजली अटैच्ड होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड के हेड से लूजली अटैच्ड होते हैं। लूजली इन द केस, लूजली का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इसे फोर्स लगा ना तो यहाँ से ये साइड हो जाएगा, यानी यहाँ से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ये जो है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन, चाहे पार्शियली हो चाहे कंप्लीटली हो, ये ना बिल्कुल मतलब जोर से स्ट्रांगली इम्बेडेड होता है। क्लियर है ना? स्ट्रांगली हेल्ड होता है। ये यहाँ से निकलने वाला है नहीं, बस ये चैनल की तरह काम कर रहा है, तो चैनल प्रोटीन कहला रहा है। अब देखो ये क्या करेगा, ये ना आप पढ़ोगे बाद में, एक मूवमेंट बताएंगे जिसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करता है। देखो करेगा क्या, ध्यान से समझना। जैसे किसी सब्सटेंस को अगर अंदर की ओर जाना है ऐसे, तो क्या करेगा, इसमें बाइंड करेगा, इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में इस तरीके से बाइंड कर गया। अब ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यहाँ से लूजली बॉन्डेड है, यहाँ से देखो हट गया। अब हट गया, वो फिर जहां से भी कहीं से रास्ता होगा इन सभी के बीच में थोड़ा बहुत, तो वहां से क्या होगा, वो प्रोटीन को वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को प्रोटीन लेकर अंदर की ओर चला जाएगा। आ रहा है समझ में? और अंदर की ओर उसे पहुंचा देगा, और फिर वो खुद अंदर की ओर कहीं पे जाके बाइंड हो जाएगा जहां पे एम्प्टी स्पेस होगा, और फिर से अगर अंदर से किसी चीज को बाहर लाना होगा तो फिर से बाहर लेके आएगा। यानी दिस इज फंक्शनिंग एज ए कैरियर। कैरियर समझते हो ना? देखते हो कि आप बड़े बड़े जो गाड़ियां होती है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, है ना, यानी सामान ढोने वाला। तो कैरियर का मतलब ही होता है ढोने वाला। ठीक है, तो ये दिस इज जस्ट लाइक एन ऑटो, जिसमें देखो पैसेंजर को बैठाया, पैसेंजर को अंदर ले जाके छोड़ दिया, अंदर ऑटो स्टैंड में लग गया वापस से, और फिर से कभी वापस जब पैसेंजर मिला तो वापस ये देखो दूसरे ऑटो स्टैंड में आ गया। आ रहा है समझ में? बस मैं रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन थे, इसे हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। मैं इसे फिर से बना दूंगा, ये आपको क्या करना है, आपको बस यहीं तक लिखना है, आपको ये लिख लेना है और ये लिख लेना है। इसे मैं एक बार सही तरीके से बना दूंगा और वहां पे सारी चीजों को लिख लूंगा, आप उसे बस उतार लेना। ठीक है ना? बस इसे समझ लो, और कोशिश करूंगा कि जब मैं अगली बार बनाऊंगा इसे, बस अभी थोड़ी ही देर में, तो उसमें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो ये पहली बार था, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया होगा। क्या करोगे, इसे फिर भी समझने की कोशिश करोगे आप। मैं एक बार और से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। ठीक है ना? आप क्या करो, जल्दी से यहां तक नोट करो, इसे आप कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है? या मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज ही कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है ना? मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वहां तक उतार लेना है। जल्दी से आप उतारो उसे। तो बच्चों वहां तक आपने लिख लिया होगा। देखो मैंने जो अभी बताया, अभी अभी मैंने सभी चीज़ों को यहाँ लिख दिया, ताकि आपको लिखने में आसान हो जाए। क्लियर है ना? तो देखोगे यहाँ पे शुरू से मैं बस बोलता चला जाता हूँ, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, लास्ट में मैं इसे भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? तो देखोगे यहाँ पे शुरू से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, देखो क्या क्या बोल रहा है समझना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो कंपोज्ड होता है बाईलेयर फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, बाईलेयर मीन्स दो लेयर। आपको ये सब चीज पता है, बस एक बार रिवीजन चल रहा है हमारा। फॉस्फोलिपिड बाईलेयर फॉस्फोलिपिड का होता है, जिसपे कि प्रोटीन फ्लोट करते हैं। देखा जाए ना तो देखो ऐसे है, फॉस्फोलिपिड का एक समुद्र है। अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड का एक समुद्र है, जिसके ऊपर प्रोटीन तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। यही तो कुछ ऐसा है। आइसबर्ग समझते हो ना, जिससे टकरा के हमारा टाइटैनिक डूबा था। तो समझ लो कि प्रोटीन जो है ना, वो आइसबर्ग है। क्लियर है? और ये फॉस्फोलिपिड क्या है, तो वो हमारा ओशन है। हरा समझ में? तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इस फॉस्फोलिपिड है टू एंड। अच्छा हाँ, देखो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड ही मेन है, कार्बोहाइड्रेट तो मैंने बता ही दिया, बस थोड़ा सा है। ठीक है ना? उसे मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के दो एंड होते हैं। तो फर्स्ट वन इज हेड पार्ट,
हेड पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करने वाला होता है, इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, पता है आपको। टेल पार्ट वाटर को रिपेल करता है, इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज प्रोटीन जो होते हैं वो दो तरीके से अरेंज होते हैं। पहला पेरिफेरल या एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक मैंने बताया था, पेरिफेरल इसका इसी का दूसरा नाम है, ठीक है ना। पेरीफेरी पे प्रेजेंट है ना, पेरीफेरी समझते हो, पेरीफेरी मींस बाउंड्री, है ना, तो बाउंड्री पे प्रेजेंट है ये, इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन। इसी को एक्सट्रिंजिक प्रोटीन भी बोल रहे हैं। ये क्या है, प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड इनर सरफेस। देखो फॉस्फोलिपिड के आउटर सरफेस, फॉस्फोलिपिड के इनर सरफेस, दोनों जगह पे हमारा एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है। दे आर लूजली अटैच्ड, ये भी याद रखना, लूजली अटैच्ड है, क्योंकि इसी से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, और हम इसे कैरियर प्रोटीन बोलेंगे, उसे मैं नोट करके यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये दे आर लूजली अटैच्ड टू द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के हेड पे ये लूजली अटैच्ड होते हैं, क्लियर है ना, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं। द नेक्स्ट इज, अभी प्रोटीन में ही है हम लोग, ठीक है। तो प्रोटीन का दूसरा पार्ट हमने क्या देखा कि इंट्रिंसिक या इसी को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल रहे हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड मींस धसे हुए, है ना, एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द लेयर, लेयर के अंदर अंदर, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, ठीक है ना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का केस थोड़ा सा फिर से समझ लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस। देखो क्यों, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, चीजों को पहचानना। तो तुम सोचो कि किसी भी, मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल है, अब वो सेल के अंदर आ रहा है, उसके बाद उसे पहचाना जा रहा है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा फायदा तो है नहीं हमें, क्लियर है ना। वैसे है तो फायदा, ताकि रिएक्शंस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि चीजों को पहले ही पहचाना जा रहा है, तो ये बाहर के सरफेस में प्रेजेंट होगा ताकि एंट्री ही ना होने दे, अगर वो नॉन सेल्फ हो तो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहा है। फिर से देख लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर अटैच्ड टू द प्रोटीन्स फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। देखो ये अगर प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे देखो मुझे लिखना चाहिए, और अटैच टू lipid to form glycolipids, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लो, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज समझो, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सेम ही होते हैं ना, थोड़े से उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट में, है दोनों सेम ही चीज। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, अगर प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे उसको, और अगर लिपिड के साथ अटैच कर रहा है तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, यानी आउटर सरफेस के साथ वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ मैंने दिखाया, देखो ये प्रोटीन है ना हमारा, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन के साथ देखो कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। अब ये देखो लिपिड के साथ अटैच हुआ है, लिपिड के हेड के साथ, सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, क्लियर है ना। अब देख लो यहाँ पे बाई लेयर किसका हो गया, फॉस्फोलिपिड का, ये एक्सट्रिंजिक प्रोटीन हो गया है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। इसमें हमें इतना ही देखना है, यहाँ पे दो पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाटर का एक तरह से चैनल फॉर्म करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ, इट फॉर्म्स ए चैनल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। और इसे कैरियर प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बाद में आपको बतला दूंगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे सिंपल से आप याद रखोगे, इसे कैरियर प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है कहाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। देखो यार जगह भी नहीं बच रहा है, ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ छोटा सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कैरियर प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे जल्दी से नोट करोगे, फिर हम मिलते हैं बस एक छोटे से टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखेंगे, और वो बेसिकली आपने देख ही लिया, बस उसे लिख लोगे आप, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से आप नोट करोगे। तो देखोगे बच्चों, इसके बाद बस एक छोटा सा पोर्शन रह गया यहाँ पे, बाकी का जो सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है ना, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे बस मैंने फंक्शन लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये सभी चीजें आपको पहले से ही लगभग पता होगा। देखना, सबसे पहले ये सेल को एक शेप दे रहा है, ये चीज आपको पता है, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में भी बताया था, शेप दे रहा है इसे, क्लियर है ना। तो ये भी क्या करेगा, सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगा। द नेक्स्ट इज, ये एक बैरियर की तरह काम करेगा, जैसे सेल वॉल कर रहा था, वहाँ सेल वॉल कर रहा था, यहाँ सेल मेम्ब्रेन कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल बाउंड्री तो सेल मेम्ब्रेन है अगर एनिमल सेल को देखे तो ये क्या कर रहा है, एक बाउंड्री काम कर रहा है, कैसे, तो इंटरनल इन्वायरमेंट और
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करके। क्लियर है ना? तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर है। बैरियर मीन्स रुकावट, समझते हो ना, बैरिकेड। आगे, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, समझ ही रहे हो उसे भी। ये सब्सटेंस के मूवमेंट को, चाहे अंदर की ओर जाना हो या बाहर की ओर जाना हो, इसे कंट्रोल करेगा। क्लियर है ना? आगे, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ध्यान से देखना, मैंने इसे इस वर्ड का यूज नहीं किया था पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है इन सब चीजों के से बनने के कारण कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये इंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, या सिंपली साइटोसिस लिख लो, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये साइटोसिस में हेल्प कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये साइटोसिस में हेल्प कर रहा है। देखो साइटोसिस आपको याद होगा, है ना। साइटोसिस वैसे मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन किसी दिन शायद थोड़ा सा बताया था। साइटोसिस के केस में क्या होता है, मेम्ब्रेन का ना स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। कोई नहीं, अभी कल के क्लास में इसी को देखेंगे। कल के क्लास में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सब पढ़ाएंगे ना, वहां पे साइटोसिस भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसे कल के लिए रखते हैं, ठीक है ना। अगर साइटोसिस समझ में नहीं आया हो तो, अगर समझ में आया हो तो ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से चीजें अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। बल्क में होता है, इसे बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, साइटोसिस बोलते हैं। इसे कल पे रखते हैं। आगे देखना, बस एक लास्ट पॉइंट है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन रुक जाता है ना, तो फिर सेल मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं ना, उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं सेल की, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और जब बेसिक जरूरतें पूरा नहीं होगी तो सेल क्या होगा, द सेल वुड अल्टीमेटली डाई। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैंने अगला पोर्शन फिर शुरू किया तो फिर वो आधे घंटे का लगभग हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था सेल मेम्ब्रेन के 2 क्लास हो सकते हैं, तो यहाँ बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के 2 क्लास होंगे। पहला क्लास आज हो गया, दूसरा क्लास कल हो जाएगा, यानी कल या डे आफ्टर टुमारो में उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, अगले पोर्शन में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या ना, कि उसका मूवमेंट देखेंगे। देखो हमने 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा था क्लास शुरू होने के पहले। सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशंस वगैरह आएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आएगा, तो अभी तक तो स्ट्रक्चर ही चल रहा है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। क्लियर है ना, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कल हम वही देखेंगे, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सभी चीजों को देखेंगे। और फिर से बोल रहा हूँ, कल का जो लेक्चर होगा, यानी इसके जो बाद का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे चैनल से। क्लियर है ना, मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप देखो, एक दो बातें थी आपको बतानी थी। कोई भी प्रॉब्लम होता है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं कमेंट के थ्रू, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, तो इसी से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है और एक एनर्जी मिलता है पढ़ाने का, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना, आप कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि मैंने देखो एक टाइम फिक्स कर दिया है। एक्चुअली मैं किसी टाइम जब फ्री होता हूँ 15 मिनट आधे घंटे के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, सारे कमेंट्स को एक बार शुरू से लास्ट तक देखता हूँ। जो भी कमेंट्स होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करूँ। अभी वैसे ज़्यादा तो आते नहीं है कमेंट, है ना, ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं। फिर भी जो भी बच्चों का यहाँ पे कमेंट आता है, चाहे कोई क्वेश्चन हो या फिर और भी कुछ रिगार्डिंग हो, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ जो भी अपडेट्स होंगे चैनल के रिगार्डिंग, वो अपडेट आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा एक ग्रुप डिस्कशन एक अलग से एक मैं बना दूं वहाँ टेलीग्राम पे, जहाँ पे कि बच्चे खुद से भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर सके। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का ना बेसिक डाउट्स होता है, जो मैंने पढ़ा रखा है बस वही चीज को दोबारा से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद पढ़ते समय ना ध्यान नहीं दिया। क्लियर है? तो इसीलिए मैं एक डॉट ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पे कोशिश करूंगा मैं, जहाँ पे कि बस बातें नहीं होगी, बस क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स होंगे। मैं उसके बाद में अगर देखता हूँ वहाँ पे कोई कुछ भी फालतू का मैसेज कर रहा है, उसे मैं वहाँ से ग्रुप से फिर हटा दूंगा जरूर, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी ग्रुप बना ही दूं जल्दी से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।